डियर स्टूडेंट, मैं हूँ रोमेश मर्द त्रिपाठी। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा SN1 रिएक्शन के बारे में। तो देखिएगा SN1 मीन्स क्या होता है। S फॉर सब्सटीट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। मतलब SN1 का मतलब क्या होगा, सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। 1 रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो इसको हम लोग समझते हैं कि क्या होता है SN1 में। देखिएगा क्या आपके पास एक यहाँ पे मैंने एक एल्काइल हैलाइड ले रखा है। इस कार्बन से ये R1 जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से R2, ये R3, ये R1, R2, R3 कुछ कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं या कोई भी ग्रुप हो सकते हैं। यहाँ से आपने एक कोई भी हेलोजन अटैच कर रखा है। यहाँ पे आपने वाटर जो है, यहाँ पे वाटर के पास लोन पेयर है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम कर रहा है इस रिएक्शन के लिए, और इस रिएक्शन के लिए एज ए सॉल्वेंट भी काम कर रहा है। आपको पता है वाटर जो होता है वो एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो होता क्या है कि इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में SN1 रिएक्शन में होता क्या है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा वो यहाँ से होगा कि ये लीविंग ग्रुप, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब होता क्या है इस स्टेप में, स्टेप फर्स्ट में होगा क्या कि ये पहले X जो होगा X माइनस के फॉर्म में लीव करके चला जाएगा। मतलब ये टोटली X माइनस के फॉर्म में लीव करके चला जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा। अब आपके पास देखो कि ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, टोटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या आप अगर बनाना चाहो तो ये R1 हो गया, ये आपका ये R2 हो गया, और ये आपका R3 हो गया। अब ये क्या हो जाते हैं बेटा, ये आपका इंटरमीडिएट बन गया। कौन सा इंटरमीडिएट है, ये कार्बोकैटायन बन गया। मतलब आपका क्या बना बेटा, कार्बोकैटायन बन गया। ये कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट है। क्लियर। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो आप, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हो जाएगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, और जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, प्लेनर। तो ये कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, प्लेनर, मतलब एक प्लेन में लाई करेगा। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिएगा मैंने क्या बताया कि जब SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो हेलोजन लगा होगा ये पहले टोटली पूरी तरीके से लीव करके चला जाएगा X माइनस के फॉर्म में, और इस कार्बन पे क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो हमारा ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन बन गया तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इससे हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल के आएगा। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आए तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। यही स्टेप जो होता है बहुत ही स्लो स्टेप होता है। ये क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। और यही इस रिएक्शन का RDS स्टेप भी होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब इसी स्टेप से ओवरऑल SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म की रेट डिफाइन होती है। किस स्टेप से, स्टेप ऑफ, कौन सा स्टेप, स्टेप फर्स्ट में कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन में। तो पहले स्टेप में क्या हो गया बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो गया। क्या हो गया, पहले स्टेप में क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो गया। लिख देता हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन होता है। और यही फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन जिस स्टेप में होगा वही स्टेप क्या हो जाएगा बेटा, स्लो स्टेप होगा, और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप जो होगा वो आपका, जो ये कार्बोकैटायन आपका बन चुका है, जो ये कार्बोकैटायन बना हुआ है, ये कार्बोकैटायन जो आपका बना हुआ है, जो एक प्लेन में लाई कर रहा है बेटा, एक प्लेन में लाई कर रहा है। मतलब ये कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये एक प्लेन में लाई करेगा। तो जब एक प्लेन में लाई करेगा तो इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है बेटा। एक इस कार्बन के पास क्या होगा, वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। एक प्लेन में लाई कर रहा है तो ये p ऑर्बिटल क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर बाई चांस मैं मान रहा हूँ R1 R2 R3 इसी प्लेन में है तो p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा। अब ये क्या करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल अब इस पे अटैक करेगा। तो अब वाटर के मॉलिक्यूल के पास दो चॉइस है अटैक करने के। एक तो ये है कि ये वाटर मॉलिक्यूल एबव द प्लेन अटैक करे, क्योंकि जब प्लेन है तो अब इसके पास ऑप्शन है या तो एबव द प्लेन अटैक करे इस कार्बन पे, या तो बिलो द प्लेन अटैक करे इस कार्बन पे। ठीक है बेटा, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल जो वाटर है, एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, वो इस कार्बोकैटायन पे जो फॉर्म हुआ है इस कार्बन से या तो फ्रंट अटैक करे या तो बैक साइड में अटैक करे। कहने का मतलब है जिस डायरेक्शन में आपका ये लीविंग ग्रुप लगा हुआ था उस डायरेक्शन से अटैक करेगा।
या तो इस लीविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा। तो इसके पास दो चॉइस है। तो देखिएगा, अगर अटैक करेगा ये वाटर, देखिए क्या बनेगा। देखिए अब ये वाटर मॉलिक्यूल एज ए होल इस पे अटैक कर रहा है, तो ये फिर आपका क्या बनेगा, ये सी हो गया, ये R1। अगर मैं कह रहा हूँ ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, फ्रंट में हम कह रहे हैं बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो देखिएगा बैक साइड से अटैक करने का मतलब ही हो गया क्या कि ये आपका ये हो गया। ध्यान सुनिएगा, बैक साइड अटैक मैं पहले कर रहा हूँ, इसके पास चॉइस है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। ठीक है बेटा, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो ये आपका हो गया R3, ये हो गया R2। अगर वाटर मॉलिक्यूल एज ए बैक साइड से अटैक करेगा तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, इस पॉजिटिव चार्ज को, तो ये बॉन्ड बना लेगा, क्या बनेगा OH2+। अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। हो सकता है, या हो सकता है ये भी हो सकता है, चॉइस हो सकता है कि ये क्या करे, ये तो अभी बैक साइड अटैक किया, हो सकता है फ्रंट साइड से अटैक करे। ये तो बैक साइड से अटैक किया तो ये प्रोडक्ट बना। अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिएगा बेटा। अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो ये R1, ये आपका R2, ये 1R1, ये R2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा बेटा, R3 हो जाएगा। और ये फ्रंट साइड से अटैक करने का मतलब है जिस डायरेक्शन में आपका लीविंग ग्रुप लगा था उसी डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा OH2 पॉजिटिव। ठीक, क्लियर कि नहीं क्लियर। तो अब यहाँ से क्या होगा, अब यह OH2+ O पे पॉजिटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल होगा, तो ये क्या होगा कि यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा। मैं इसको सही से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। अगर इसको आप ऐसे बनाना चाहो OH पे, तो ये H और ये H, ये भी आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए। देखिए ये H और ये H, क्लियर बेटा। तो अब ये O पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये न्यूट्रल होना चाहिए, तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ शिफ्ट करा लेगा और ये H+ निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, क्या बनेगा बेटा। यहाँ से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा C, ये R1 एज इट इज़, ये R2 आपका एज इट इज़ रहेगा, और ये R3, और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, यहाँ से जब H+ के फॉर्म में निकल जाएगा तो ये क्या बचेगा, पूरा OH बन जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये न्यूट्रल भी हो जाएगा। और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये C, ये R1, ये R2, और ये क्या हो जाएगा R3। अब ये तो डैश और वेज वाली तो पोजीशन आप जानते होगा, ये डैश वाली पोजीशन क्या होती है, बिलो द प्लेन, ये वेज वाली पोजीशन क्या होता है, अबव द प्लेन। तो आपको देख के लग रहा है कि आपने दो प्रोडक्ट बनाए। अब आपको लग रहा होगा कि देखिए यहाँ पे हेलोजन था, इसके जस्ट अपोजिट न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा, तो ये क्या हो गया, इन्वर्टेड प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया बेटा, ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना। दूसरी तरफ देखो, जिस डायरेक्शन से लीविंग ग्रुप लीव करके गया उसी डायरेक्शन में OH जुड़ गया, तो इसको क्या बोलोगे, रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या बोलोगे, रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेंशन, रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन प्रोडक्ट मतलब उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। रिटेंशन प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो आपको देख के लग रहा है कि जब यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल रहा है और एक रिटेंशन प्रोडक्ट, तो इसी को बोलते हो आप रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हो बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। मैं लिखे दे रहा हूँ, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। तो आपको पता चल गया कि SN1 रिएक्शन में इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी मिलता है और रिटेंशन प्रोडक्ट भी मिलता है। जहाँ मिक्सचर में क्या है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी है, रिटेंशन प्रोडक्ट भी है, तो इसको आप क्या बोलोगे, रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलोगे बेटा आप, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि प्लेन पोलराइज लाइट को वो न क्लॉकवाइज रोटेट कर पाएगा ना एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसका उल्टा वाला प्रोडक्ट क्या करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो नेट रोटेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। बट एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हमारा इन्वर्टेड प्रोडक्ट स्लाइटली
ज़्यादा फॉर्म होता है इन कंपैरिजन टू रिटेंशन प्रोडक्ट के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जो हमारा इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा फॉर्म होता है इन कंपैरिजन टू रिटेंशन प्रोडक्ट के। इसका भी एक रीज़न है, क्या है कि आप खुद सोचो, जब ये न्यूक्लियोफाइल पूरी तरीके से लीव कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ तो इसके क्लोज रहा ही होगा, तब न्यूक्लियोफाइल के पास ऑप्शन है कि वो बैक साइड से अटैक करे। तो उस टाइम पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जब ये सामने से लीव करके जा रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा होगा, तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फ्रंट के। क्लियर बेटा, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो चलिए इससे रिलेटेड और भी हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और इसकी काइनेटिक्स के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। क्लियर बेटा, देखिए बेटा, इस SN1 रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हुआ। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हुआ तो अब यही आरडीएस स्टेप है, यही स्लो स्टेप है, मतलब आरडीएस का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो कहीं ना कहीं जितना जल्दी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा SN1 रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, क्योंकि हमेशा स्लो स्टेप ही उस पूरी रिएक्शन के रेट को डिफाइन करता है। तो हम कहेंगे जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वो SN1 रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। क्लियर बेटा, दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो हमारा यहाँ पे वाटर है और एज ए सॉल्वेंट भी है, और आप जानते हो न्यूट्रल जो न्यूक्लियोफाइल होता है कहीं ना कहीं वो वीक होता है। क्लियर, तो इसके पास ऑप्शन है फ्रंट साइड से अटैक करने का भी, बैक साइड से अटैक करने का। तो जब फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा, जिस डायरेक्शन से लीविंग ग्रुप लीव करके गया होगा उसी डायरेक्शन में आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ा होगा, तो ये रिटेंशन प्रोडक्ट हो गया। दूसरा क्या होता है, अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। कहने का मतलब है जिस डायरेक्शन से लीविंग ग्रुप लीव करके गया होगा जस्ट उसके अपोजिट न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ होगा। क्लियर बेटा, तो इसमें क्या हो गया, इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी मिलता है, रिटेंशन प्रोडक्ट भी मिलता है। तो ओवरऑल सोल्यूशन का मिक्सचर क्या हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, बट मैंने बताया आपको कि एक्सपेरिमेंटली क्या होता है कि 100% रेसमाइजेशन नहीं होता है। होता क्या है कि उसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रिटेंशन प्रोडक्ट के। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहीं SN1 रिएक्शन जो होती है मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, मतलब मोर देन वन स्टेप में होती है। मोर देन वन स्टेप में आप देखिए 1 स्टेप 2 स्टेप, और यहाँ पे भी ये 3 स्टेप हो गया। तो आप कह सकते हो SN1 रिएक्शन मेन पॉइंट क्या है, SN1 रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होती है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। RDS स्टेप इसका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, जितना जल्दी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा उतनी रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। और इसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी बनता है, रिटेंशन प्रोडक्ट भी बनता है। इन दोनों को क्या बोलते हो, रेसिमिक मिक्सचर भी बोलते हो। इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज़्यादा मिलता है इन कंपेरिजन टू रिटेंशन प्रोडक्ट के। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। देख SN1 रिएक्शन की काइनेटिक्स क्या होगी, रेट जो होगा वो इजिकल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्यों, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एल्काइल हैलाइड ही इन्वॉल्व हो रहा था, सबस्ट्रेट ही इन्वॉल्व हो रहा। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे। यहाँ रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन ऑफ RX की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 हो गई। अच्छा, कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे, कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे थे RDS स्टेप में, एक ही जो था RX, तो इस वजह से मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी SN1 रिएक्शन की 1 हो गई। तो SN1 रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 हो गया और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन SN1 किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे। क्लियर, अब देखो इसके मैकेनिज्म के बारे में मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, स्लोवेस्ट स्टेप। यही स्लोवेस्ट स्टेप क्या 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 कहलाता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें क्या होता है, इसी RDS स्टेप से ही हमने रेट को डिफाइन किया यहाँ पे। ठीक है, तो RDS स्टेप में क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का होता है, वो एज ए इंटरमीडिएट होता है। क्लियर बेटा, तो आपको पता चल गया फर्स्ट स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप होता है, उसमें RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसी को कहते हैं। इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है एज ए इंटरमीडिएट। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, जब भी आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करोगे एक चीज़ ध्यान रखना कि कार्बोकैटायन में रीअरेंज, मतलब कार्बोकैटायन अपनी स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए वो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी माइग्रेट हो सकता है, चाहे हाइड्राइड शिफ्ट करके, चाहे मेथाइल शिफ्ट करके, चाहे फिनाइल शिफ्ट करके, चाहे आपका रिंग एक्सपेंशन हो, चाहे रिंग कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कार्बोकैटायन के अंदर ये एबिलिटी होती है। तो आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम से चीज़ें ये समझ में आएंगी जब मैं प्रॉब्लम कराऊंगा। क्लियर बेटा, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कार्बोकैटायन जहाँ पे भी बनेगा, जिस भी रिएक्शन मैकेनिज्म में बनेगा कार्बोकैटायन, उसको आपको रीअरेंज करना जरूरी है। और एक ही एक ऐसा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ही है जो अपने आप को रीअरेंज करता है टू इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी, मतलब अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। दूसरा सेकंड स्टेप क्या होता है, वो फास्ट स्टेप होता है। फास्ट स्टेप में क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल वाटर था वो अटैक करता है कार्बोकैटायन फ्रॉम फ्रंट एंड बैक साइड बोथ, मतलब न्यूक्लियोफाइल
दोनों साइड पे कार्बोकटायन पे अटैक करता है, फ्रंट से भी अटैक करता है और बैक से भी अटैक करता है। क्लियर बेटा? तो इस वजह से आप देखो कि जो इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री बन के निकल के आएगी वो रेसमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब इसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी बन रहा था और कौन सा, रिटेंशन प्रोडक्ट भी बन रहा था। क्लियर बेटा? तीसरी चीज, अगर हमें किसी प्रॉब्लम में निकालना हो कि पर्टिकुलर हमारे पास बहुत सारे एल्काइल हैलाइड दे रखे हैं और हमें पूछा जाए कि कौन सा फास्टर SN1 रिएक्शन देगा, किसका रेट ज़्यादा होगा SN1 के टूवर्ड्स, तो हम क्या चेक कर लेंगे, वहां से लीविंग ग्रुप लीव करके हटाएंगे और वहां पे कार्बोकटायन बनाएंगे, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को चेक कर लेंगे, जो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होगा उसका रेट ऑफ SN1 रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर बेटा? चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को। हमने बेटा ये इतने मॉलिक्यूल दे रखे हैं, इसमें आपको बताना सबसे फास्टर SN1 रिएक्शन किस में देगा। तो आपको मैंने क्या बताया कि आप क्या करो, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि लीविंग ग्रुप लीव करके जाता है और क्या बन जाता है, कार्बोकटायन बन जाता है। तो आप सबसे क्या करो, पहले लीविंग ग्रुप हटा दो। तो अगर आपने यहां से लीविंग ग्रुप हटाया तो यहां पे पॉजिटिव आएगा, अगर आपने यहां से लिविंग ग्रुप हटाया, यहां से लिविंग ग्रुप हटाया तो यहां पे पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होता है और जितना स्टेबल कार्बोकटायन होगा, जितना स्टेबल कार्बोकटायन होगा उतना ही रेट ऑफ SN1 रिएक्शन फास्ट होगी। तो आप खुद सोचो, यहाँ पे कार्बोकटायन जो बना वो कितने कार्बन से गिरा, 1 2 3, तो ये कहीं ना कहीं 3 डिग्री कार्बोकटायन है। यहाँ पे क्या है, 1 एंड 2, तो ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है। यहाँ पे सिंपल सा 1 कार्बन से तो ये 1 डिग्री कार्बोकटायन है, ये नॉर्मल मेथाइल कार्बोकटायन है। और आपको मैं बता दूं, मेथाइल कार्बोकटायन कभी फॉर्मेशन होता ही नहीं है, इस वजह से हम कहते हैं नॉर्मल मेथाइल के केस में SN1 रिएक्शन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। क्लियर? तो अब देखो, आपको पता है कि जो 3 डिग्री कार्बोकटायन होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 मेथाइल का यह हाइपर कंजुगेशन भी मिल रहा है इसको, और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन भेज के इसको स्टेबल भी कर रहा है। यहाँ पे भी दो मेथाइल ग्रुप का हाइपर कंजुगेशन प्लस प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे एक ही का लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लग रहा है कि 3 डिग्री कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो 3 डिग्री में SN1 रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट होगी, देन 2 डिग्री में, देन 1 डिग्री में, देन नॉर्मल मेथाइल वाले केस में। नॉर्मल क्या होगा, मिथाइल वाले केस में। तो इस वाले के केस में तो SN1 रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है इस वाले। और 3rd डिग्री में क्या है, सबसे ज़्यादा फास्ट SN1 रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि इसका कार्बोकटायन बहुत ही स्टेबल है, क्योंकि इसका कार्बोकटायन बहुत ही स्टेबल है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं कि आपको जैसे ही अगर रेट ऑफ SN1 कंपैरिजन करना हुआ तो आप सिंपल सा देखो, जैसे आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ये आपके पास मॉलिक्यूल है, अगर यहाँ पे CH2 और ये Br दे रखा है, अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऐसे दे रखा और यहाँ पे CH2Br, अब इसमें पूछता है आपसे कि भाई बताओ कौन सा फास्टर SN1 रिएक्शन देगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में पहले लीविंग ग्रुप को लीव कर दो और यहाँ पे पॉजिटिव बैठा दो, यहाँ पे लीव किया, पॉजिटिव बैठा दिया। अब यहाँ पे पता है कि पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, चार्ज सिंगल डबल, तो ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है, ये रेजोनेंस कर रहा है। तो रेजोनेंस करता हुआ कार्बोकटायन क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, और यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो सबसे ज़्यादा फास्टर SN1 रिएक्शन कौन देगा, ये देगा। क्यों? क्योंकि इसका स्टेबल कार्बोकटायन है, इस वजह से। क्लियर बेटा? तो अब हम बात करेंगे किन किन फैक्टर पे SN1 रिएक्शन डिपेंड करती है। बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। तो पहला क्या है, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, मतलब एल्काइल हैलाइड की डिग्री पे डिपेंड करता है SN1 रिएक्शन। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे कोई भी हेलोजन लगा हुआ तो ये कितने डिग्री का है बेटा, ये 3 डिग्री का है। ये हेलोजन समझो, इस कार्बन से जुड़े कितने कार्बन, 1 2 3 3 कार्बन, तो ये कितने डिग्री, 3 डिग्री हो गया। ये हेलोजन कितने डिग्री का हो गया, 2 डिग्री के, ये 1 डिग्री हो गया, ये नॉर्मल वाला हो गया। तो आप खुद सोचो कि अगर जितना ज़्यादा डिग्री का एल्काइल हैलाइड होगा, कहीं ना कहीं उस पे फॉर्मेशन जो कार्बोकटायन का हो रहा होगा वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। खुद ही सोचो, यहाँ से हेलोजन निकाला आपने, कार्बोकटायन यहाँ पर बनाया, तो कार्बोकटायन क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर बेटा? तो क्या होगा, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा SN1 के लिए, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर नॉर्मल मिथाइल वाला तो करता ही नहीं SN1। तो आपको एक चीज़ आ रहा है कि जिस भी लीविंग ग्रुप हटाया, कार्बोकटायन बनाया, अगर वो कार्बोकटायन जितना स्टेबल होगा वो उतना ही फास्टर SN1 रिएक्शन देगा। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा फास्टर SN1 रिएक्शन देगा इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड नॉर्मल। ये मैं बता चुका हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। दूसरा, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखिए एक चीज़ है कि RDS स्टेप में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो कहीं ना कहीं SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा। वीक न्यूक्लियोफाइल क्या है बेटा, SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो वो इंतजार करेगा कि कार्बोकटायन बन जाए फिर मैं जाके अटैक करूं।
वीक होगा तभी तो इंतजार करेगा कि भाई कार्बोकैटायन एक बार बने तब हम जाके अटैक करें। इस वजह से हम कहते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1 रिएक्शन। हम अभी आने वाले वीडियो में SN1 और SN2 का कंपैरिजन कराएंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। क्लियर बेटा? बट आपको ध्यान रखना वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन को फेवर करता है। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, जो गुड लिविंग ग्रुप होगा भाई वो भी SN1 रिएक्शन को सपोर्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि आपके पास है RI, RBr, RCl एंड RF। अब इसमें पूछे कि फास्टर SN1 रिएक्शन कौन देगा, तो आप खुद सोचो कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। जितना जल्दी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा उतना ही फास्टर SN1 रिएक्शन देगा। आपको पता है कि जो I- होता है ये गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, बहुत तेजी से I- के फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जितना फास्टर कार्बोकैटायन बनेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो आपको पता है कि I- का लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू Br-, इन कंपैरिजन टू Cl-, इन कंपैरिजन टू F-। तो सबसे फास्टर कौन सा देगा SN1 रिएक्शन? RI, फिर दूसरा क्या होगा RBr, फिर क्या होगा RCl, फिर RF। क्लियर बेटा? तो यहां से आपको समझ में होगा कैसे लिविंग ग्रुप के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। गुड लिविंग ग्रुप ऑलवेज फेवर्स SN1 रिएक्शन। अब हम बात करने वाले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, जिसको आप बोलोगे सॉल्वेंट फैक्टर। सॉल्वेंट का इफेक्ट SN1 रिएक्शन पे क्या पड़ता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट फैक्टर के नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि SN1 रिएक्शन के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 रिएक्शन। मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होगा वो फेवर करता है बहुत ज़्यादा SN1 रिएक्शन को। इसको PPS भी बोलते हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आपको मैंने बताया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो भी होगा, फन से जुड़ा, F फ्लोरीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, जिस भी मॉलिक्यूल में होगा वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। एग्जांपल के थ्रू आप H2O एंड CH3OH, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो सॉल्वेंट से रिलेटेड ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो वहाँ जाके आप देख लें, प्रीवियस वीडियो मेरा है इसी पे बेस्ड, सॉल्वेंट पे ही। क्लियर बेटा? तो अब देखो क्या होता है, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैसे हेल्प करता है SN1 रिएक्शन के लिए। देखिए सिंपल सा है, जैसे आपके पास है कोई भी एल्काइल हैलाइड, मैं जनरल ले रहा हूँ, अगर वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो फर्स्ट स्टेप आपको पता है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है और लिविंग ग्रुप लीव करके चला जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि सर ये बताइए कि R+X- का फॉर्मेशन होगा, ये फिर जुड़ के तो यही बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं। तो अब ये क्यों बन रहा है सर, कैसे बनेगा? दिमाग में आएगा ना क्वेश्चन कि सर R+ बन गया और X- बन गया, तो R+ और X- मिलके क्या RX नहीं बना सकते? आना चाहिए दिमाग में। तो होता क्या है कि भाई देखो, आपको पता है कि ये RX को आयोनाइज आपने क्या किया, आयोनाइज तो कर दिया ना R+X-। तो अगर आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो किसी भी सबस्ट्रेट को आयोनाइज कराने में पहली बात सपोर्ट करता है, इस वजह से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया गया। मैंने क्या बोला, किसी भी सब्सटेंस को आयंस में ब्रेक करने का वाटर एक इंपॉर्टेंट रोल, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको आयंस में डिसोसिएट करने के लिए। क्लियर? तो ये आयंस में डिसोसिएट हो गया, प्लस अब जब आयंस का फॉर्मेशन हो गया तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको स्टेबलाइज भी करता है। कैसे करेगा? आपको पता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में दो इंड होता है, जैसे हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे बना रहे हैं, दो इंड बना रहे हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। क्योंकि ये पोलर होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो दैट मीन्स ये पोलर होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल के पोल होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। तो जो कार्बोकैटायन आपका बना R+, उसको क्या करेगा, इस वाटर के जो मॉलिक्यूल होगा इसका निगेटिव एंड इसको अप्रोच करेगा। अगर हम ऐसे बना दें सिंपल सा, ये डेल निगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल पॉजिटिव, दूसरा ऑक्सीजन का भी ये डेल निगेटिव, ये निगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा बेटा, स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ये भी आपका देखो स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल में दो इंड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया बेटा, पहली बात तो इस सबस्ट्रेट को आयंस करने में सपोर्ट किया, आयोनाइज करने में सपोर्ट किया, और फिर जब आयंस बन गया तो इसको स्टेबलाइज भी कर दिया। अब जब ये इस कार्बोकैटायन को ये वाटर मॉलिक्यूल घेर के रखेगा तो क्या ये X- इसको अप्रोच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज X- को भी ये वाटर सॉल्वेंट क्या करेगा, सॉल्वेट कर देगा, सराउंड कर देगा, क्योंकि इसका आपका पॉजिटिव एंड क्या करेगा, हाइड्रोजन का इस X- को क्या करेगा, अप्रोच करेगा और स्टेबलाइज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा बेटा, बताओ आप। HO, तो ये निगेटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव, फिर ये HOH, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस वजह से। तो ये क्या कर रहा है, X- को भी स्टेबलाइज कर रहा है, सॉल्वेट कर रहा है, इसको भी सॉल्वेट कर रहा है। तो क्या अब R+ और X- एक दूसरे को अप्रोच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे।
क्लियर। तो इस वजह से कहते हैं कि SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि वो इस सबस्टेट को आयोनाइज करने में भी सपोर्ट करता है और इस आयंस जो फॉर्मेशन ऑफ आयंस हो गया, इसको स्टेबलाइज करने में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी वजह से हम लोग SN1 रिएक्शन को सॉल्वोलिसिस भी बोलते हैं, सॉल्वोलिसिस भी कह सकते हो कि SN1 रिएक्शन में सॉल्वोलिसिस ही होता है। अगर सॉल्वेंट कोई भी हो तो उसको सॉल्वोलिसिस बोलोगे। अगर सॉल्वेंट वही हमारा क्या हो जाएगा, वाटर हो गया, तो इसको क्या बोलोगे, हाइड्रेशन भी बोल सकते हो, हाइड्रेशन भी बोलो या हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हो। क्लियर बेटा कि नहीं? समझ में आ गया? तो आपको फैक्टर समझ में चीजें आ गई। अब इससे रिलेटेड आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा, वो टोटली कम से कम 2 से 3 वीडियो मेरे आएंगे जो SN1 के न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखिए, लोगों के बीच में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि आने वाला 2 या 3 वीडियो जो हमारा होगा वो सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड होगा, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ हम SN1 रिएक्शन की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है बेटा? गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।